Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine. हम लोगों ने गद्य का चैप्टर शुरू किया था हम और हमारे आदर्श, और मैंने ये भी बताया था कि कुछ बुक्स में ये चैप्टर तेजस्वी मन के संपादित अंश के रूप में के शीर्षक से आपको मिलेगा. आई होप सो कि आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी जो है वो तैयार की होगी, और जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में वो आपको समझ में आया होगा. आपको रिगार्डिंग कॉपीज़ मुझे एक बात कहनी है. आपकी कॉपीज़ मेरे पास आई हैं. अभी मैंने B1 की कॉपी चेक करना शुरू किया है, 12 B1. आई एम नॉट हैप्पी विद योर कॉपीज़ because each and everything I am telling you from here, but you are not able to write even a single sentence by your own. It's not good beta. It's not good for your board examination. कुछ बच्चों ने केवल एक खाना पूर्ति की है और केवल एक वही जो मैंने रिटन नोट्स भेजे हैं अपने द्वारा, और वो भी केवल इधर के चैप्टर के, उन्होंने कुछ बच्चों ने बस केवल उतना ही लिख करके कॉपी सबमिट कर दी है. ठीक है, तो केवल जो PDF आपको भेजे हैं वो भी इधर 2-3 बार ग्रामर के जो भेजे हैं या भाषा और आधुनिकता में जो भेजे हैं वो चैप्टर, और 1-2 जो चैप्टर्स पहले भेजे थे, बस. आपने क्या 6 महीने में, अब 6 महीने हो गए हैं और आपका अप्रैल से क्लास चल रहा है. बेटा क्या अप्रैल से इतना ही पढ़ाया गया है? अगर आप तो उसको रफ कॉपी में लिख रहे हैं या दिमाग में लिख रहे हैं तो प्लीज़ फिर अपने रिज़ल्ट के लिए आप खुद जिम्मेदार रहिएगा, क्योंकि ये तकलीफ़ होती है कि हम लोग किसी भी तरीके से कैसे भी आप तक हमेशा रोज़ वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, तो ये गलत बात है. मान लीजिए कुछ बच्चे गांव गए होंगे, कुछ बच्चे ही गए होंगे ना, कुछ ही बच्चे गांव गए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी, सारे बच्चों को तो नहीं हुई होगी. तो या तो आपकी कॉपीज़ आई ही नहीं हैं, और जो इनकी आई हैं उनमें कुछ एक बच्चों को छोड़ करके किसी की भी कॉपी अप टू द मार्क नहीं है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है. और बोर्ड का एग्ज़ाम होगा. हमारा तो काम है पढ़ाना, हम आपको उतने ही प्यार उतनी मोहब्बत से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक अल्टीमेटम देना मेरा फ़र्ज़ था कि आप चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं शायद अभी भी, तो मत लीजिए. और ये हम सारे टीचर्स आपसे कह रहे हैं, मैं भी बार बार आपको हर दूसरे तीसरे वीडियो के बाद कहती हूँ कि बेटा आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और अपनी कॉपीज़ मेंटेन रखिए. कुछ बच्चों ने तो शायद बनाई ही नहीं है, उनको लगा ही नहीं होगा कि कॉपीज़ करेक्शन के लिए मांगी भी जाएंगी, लेकिन अब जबकि कॉपीज़ चेक हो रही हैं तो बच्चों ने ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन बैठे हैं और सारा कुछ कॉपी कर दिया, एक डॉट पेन उठाई है और उससे सारा कुछ कॉपी कर दिया है. जबकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जेल पेन से फेयर कॉपी में लिखा करिए, है ना. तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट प्लीज़ काइंडली सी टू इट, एंड आई शुडंट say this types of negative sentence to my dear children anymore. Okay, so please take your responsibility, read the lessons, see the videos, complete your notes, and in coming days whenever you will get the commands to and get the things and get the notice to submit your copies, kindly submit your copies in proper manner. Okay, so हम और हमारा आदर्श पढ़ रहे थे. इसमें पहले मैं रीडिंग लगाऊंगी एक पैराग्राफ, उसके बाद इसको शुरू करूंगी. मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा. रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही. पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता. आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका. महत्वाकांक्षा. कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं. मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका. बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हैं. जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट.
और इसमें जो लेखक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक मतलब डॉक्टर APJ कलाम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। यहाँ युवा छात्र मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी उम्र से 2-3 साल और बड़े बच्चों के बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज से ज़्यादा वो टेक्निकल कॉलेजेस में सर मिलते थे जा कर के, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर सब लोगों से, और उन्हीं के बारे में बेटा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं कि मैं अधिकतर युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। क्योंकि जब मैं इस सवाल का जवाब तलाशता हूँ तो मैं अपने छात्र जीवन के बारे में सोचने लगता हूँ और ये सोचता हूँ कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर ये कितनी लंबी यात्रा रही। आपको भी पता है वो क्यों बात कह रहे हैं, क्योंकि जब वो रामेश्वरम के द्वीप में थे तो आपको पता होगा कि वो उनके जो पिता थे वो मछली पकड़ने वाले थे, एक मछुआरे की औलाद थे वो तो। और वो कहाँ पर थे, वो रामेश्वरम के द्वीप में उनके पिता जो थे वो मछुआरे थे और वहाँ से उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की जब होश संभाला। और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कितनी लंबी यात्रा रही। और वो खुद आपसे कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बरबस ही विश्वास नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। क्या मतलब हुआ कि वो ये कहते हैं कि मैंने अपने मूल्य को इतना ही आंका जितना कि योगदान मैं इस संसार को या इस विश्व को दे सकता था। क्या मतलब हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपनी लंबी यात्रा को देखता हूँ पीछे मुड़ करके तो उनको जो बात सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो बेटा ये समझ में आती है कि उनको ये लगता है कि क्योंकि वो जब पीछे मुड़ते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनको ये समझ में आता है कि मैं वो योगदान, वो चीज़ें, वो योगदान जो कर पा रहा हूँ, वो क्या कर पा रहा हूँ कि मैंने उतना योगदान दिया या उतना मैंने मूल्यांकन किया अपना कि जितना मैं योगदान दे सकता था उसी के बराबर मेरा मूल्य था। मतलब कि मैं क्या क्या देश के लिए कर सकता था, क्या क्या इस विश्व को अंतरिक्ष के रूप में नॉलेज देने में मैं कितना आगे बढ़ सकता था, एक वैज्ञानिक के रूप में मैं कितना आगे बढ़ सकता था, भारत का नाम मैं विश्व के पटल पर कितना आगे ले जा सकता था। जितना योगदान उनका था उसी तरह से उन्होंने अपने मूल्यांकन को मापा। इसका मतलब यहाँ पर यही है। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए कि आप जीवन की अच्छी बातों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर को दी हुई, ईश्वर के द्वारा आपको दी हुई है। और बहुत ही खूबसूरत बात ये कहते हैं कि जो बुनियादी बात बच्चों को समझनी चाहिए, जो आज के युवाओं को समझनी चाहिए, वो क्या है, वो ये है कि आप अपने जीवन में उन अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो कि आपको ईश्वर ने प्रदान की हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये ईश्वर ने हमको ये धरती प्रदान की है, अंबर प्रदान किया, लेकिन हम अंबर तक नहीं पहुँच सकते। बट धरती पर जो योग्य साधन है उनका तो हम पूरी तरह से फ्रूटफुली उपयोग कर सकते हैं ना। लेकिन उस उपयोग को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कठोर परिश्रम करना होगा, हमको मेहनत करनी होगी। ये कुछ उसी तरह की बात कही गई है जैसा मैंने आपको श्रद्धा मनु में पढ़ाया था, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामायनी। उसमें श्रद्धा जब मनु से कह रही हैं तो श्रद्धा मनु से क्या कह रही हैं, श्रद्धा मनु से ये कह रही हैं कि वो जो है कि तुम अमृत संतान, तुम्ही से होगी मंगलमय वृद्धि, कि तुम अमृत संतान हो, तुम उस ईश्वर की संतान हो और ईश्वर ने ये पूरी पृथ्वी तुम्हें प्रदान की है। और इस पृथ्वी पर कर्म करके, इस पृथ्वी पर मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके तुम स्वर्ग के सुखों को यही प्राप्त कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कि तुम किससे सुख भोग सकते हो, तुम जड़ वस्तुओं से, तुम जड़ वस्तुओं से। जैसे कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, मैं ग्लास रखती हूँ पानी पीने के लिए कि कभी मान लीजिए एकदम से बोलते बोलते लगातार गले में दर्द होने लगे या गला सूख जाए, तो ये ग्लास ऑफ वाटर है। लेकिन ये ग्लास मैं आपको कब दिखा पा रही हूँ, जब मैं इस ग्लास को यहाँ टेबल से उठाऊंगी और तब आपको दिखाऊंगी। अब इस ग्लास का पानी मुझे कितनी भी प्यास क्यों ना लग जाए, खांसी आ जाए, गले में कुछ फंस जाए, इन सब के लिए मुझे पानी की ज़रूरत होगी। लेकिन पानी कभी भी मेरे मुंह तक उछल के नहीं आएगा, ग्लास खुद उछल के नहीं आएगा कि मैम आपको प्यास लग रही है, आप पी लीजिए पानी।
या आपका गला फंस रहा, आप पानी पी लीजिए, ये ग्लास मुझे खुद उठाना पड़ेगा। इसी तरह से इस संसार में जो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम हम सबको यही समझा रहे हैं कि वास्तव में वो चीज़ें जो ईश्वर के द्वारा दी हुई हैं, आप उनको जीवन में अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को ये भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। फिर वो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब तक युवाओं को ये विश्वास नहीं होगा, कैसा विश्वास, कि वे भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं या एक विकसित भारत के। हमारी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग कंट्री है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का मैंने बेटा दिया है, जो सेकेंड वीडियो था लास्ट वीक, उसमें कि भारत कैसा देश है, भारत विकासशील देश है। भारत कैसी कंट्री है, भारत विकासशील देश है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसको किस रूप में देखना चाहते थे। डॉक्टर एपीजे कलाम उस भारत देश को, हमारे भारत देश को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। तो यहाँ पर वो आपकी जवाबदेही कहते हैं, आपकी जिम्मेदारी कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी कहते हैं। भारत के जो युवा नागरिक हैं, हम सबकी जिम्मेदारी, जितनी आपकी है उतनी मेरी है। मैं उस पर कर्म कर रही हूँ और अब आपको आगे बढ़ के करना है। जैसे मैंने अगर एक शिक्षा का क्षेत्र चुना कि मैं अगर मान लीजिए अपनी फैमिली के लिए या जो भी मेरी एजुकेशन है उसमें मैं जो भी बेस्ट दे सकती हूँ, तो मैंने एक करियर का क्षेत्र चुना कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को देश का ऐसा नागरिक बना करके समाज के समक्ष लाना है कि वो समाज की बेहतरी में अपना योगदान दे सके। तो मेरा देश के प्रति योगदान क्या हुआ, बच्चों को सही और मूल्यवान शिक्षा देना। तो मैंने अपना पूरा किया, अपना जो कर्तव्य है। और अब आपको अपना एक क्षेत्र चुनना होगा कि किस तरह से आप वर्क करें, किस तरह से आप कार्य क्षेत्र में उतरें कि आप इस भारत देश को एक विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे सकें। और वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे युवाओं को ये भरोसा नहीं होगा कि वो विकसित देश के नागरिक बन सकते हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बनेंगे। बिल्कुल सही बात और बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके जीवित रहते ही ये भारत हमारा विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा। क्योंकि बहुत लोग तो आलस कर जाते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो विकसित नहीं है, विकासशील है, तो हम पढ़ लिख करके अमेरिका भाग जाएं, पेरिस भाग जाएं, ठीक है, न्यूयॉर्क चले जाएं या अरब कंट्रीज़ चले जाएं, वहाँ से पैसे कमा के लाएं क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है। कैसे वहाँ पैसा ज़्यादा है, आखिर वो भी तो कभी विकासशील देश ही रहे होंगे और उन्होंने भी तो विकसित देशों में अपना नाम लिखाया होगा। तो क्या देश कोई व्यक्ति है जो जाके अपना नाम विकसित देशों में लिखा लेगा? नहीं, वहाँ के नागरिक हैं जो मेहनत से काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे और क्या करेंगे, हमारे भारत देश को विकासशील देश बनाने के से विकसित देश की ओर ले जाएंगे और उसके लिए वो अभी से मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके मन में बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ पूरी समरी, कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे मन में जो बहुत तरह के विचार आ रहे हैं उसमें मेरा विश्वास और विचार है कि सबसे आवश्यक बात तो ये हो जाएगी कि सबसे पहले मैंने अपने परिश्रम और अपने त्याग के मूल्य को आंका। जो उन्होंने परिश्रम और त्याग किया उसके मूल्य को उन्होंने सबसे पहले आंका और उसके बाद जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी सफलता के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्वयं की महत्वाकांक्षा थी और उनका योगदान था। और युवाओं को वो ये बातें समझाना चाहते हैं, मतलब आपको वो ये बात समझाना चाहते हैं कि आपको जीवन में जो कुछ भी अच्छा पाने की योग्यता आपको मिली हुई है और जो भी ईश्वर के द्वारा आपको दी हुई चीज़ें हैं उनको आप पाने का पूरा हक रखते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक आपको स्वयं में या आज के युवा छात्रों को स्वयं में ये भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे या वो
तब तक कोई भी महत्वपूर्ण मेहनत नहीं करेंगे, वो देश की कामयाबी में या देश के आगे बढ़ने में अपना योगदान नहीं देंगे। समझ में आ गया? ये इस पैराग्राफ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहना चाह रहे हैं। फिर आगे देखिए, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छुपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। यह सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं फिर से आपको ये पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। इसमें केवल आपको सुनने को नहीं मिलेगा या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। अर्थात वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जो भी G8 की कंट्रीज थी, जो भी G8 के अंतर्गत देश आते हैं, उन्होंने उनके पीछे जो इतिहास है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस बात को पीढ़ी दर पीढ़ी पुख्ता किया और मजबूत किया कि उनको मेहनत करनी है और अपने देश को एक मजबूत देश बनाना है, एक समृद्ध देश बनाना है और अपना अच्छा जीवन बिताना है। और तब जो सच्चाई थी, जब उन्होंने ये महत्वाकांक्षा अपने मन में बनाई और अपने देश को मजबूत और समृद्ध करना चाहा, तो उसके बाद ये सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। अर्थात जब उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि हमको एक मजबूत देश में रहना है, एक विकसित देश में रहना है और अपने विकासशील देश को विकसित देश के रूप में बनाना है, क्योंकि हम सुख कहाँ भोग पाएंगे? हम सुख वहीं तो भोग पाएंगे जहाँ हम मेहनत करके अपने घर के लिए, अगर हम चाहें कि हम सारी लग्जरीज को अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल तरीके से आप सोचिए बेटा कि अगर हम चाहें कि सारी लग्जरीज को हम अफोर्ड करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम अपने माता पिता के दिए हुए धन पर लग्जरीज को अफोर्ड कर पाएंगे और या फिर हम स्वयं मेहनत करेंगे। माता पिता के द्वारा जो धन हमको मिला, जो संपत्ति मिली, उस पर भी, जैसे कि आप लोग अभी रह रहे हैं, उस पर भी आप तभी तक अफोर्ड कर पाएंगे जब तक कि, बुरा मत मानिएगा बट ये कटु सच्चाई है, जब तक आपके माता पिता का शरीर बलिष्ठ रहेगा और जब तक आपके माता पिता कमा पाएंगे, चाहे उनका बिजनेस है, चाहे उनकी नौकरी है, वो आपको बेस्ट देंगे। और बहुत कड़वी बात लेकिन सच्ची बात कह रही हूँ, जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, आप तभी तक उन सुखों को भोग पाएंगे, क्योंकि रखा हुआ पैसा कितना भी क्यों नहीं होगा, वो आपकी लग्जरीज को अफोर्ड करने के लिए बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब अगर आप चाहेंगे कि आप एक ऐसे लग्जरीज वाले घर में रहें जिसमें कि आजीवन आपको सारी सुविधाओं के समान प्राप्त होते रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहूँ कि मेरे घर में सारे लग्जरीज आइटम एकदम गेट से ही हों, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पैसा कमाना होगा। और ऑब्वियसली मैं पैसा कैसे कमाऊंगी? मैं मेहनत करके कमाऊंगी। या जब यहाँ पर आपको अपना काम, चाहे वो मेरा टीचिंग काम है या मैं कोई और प्रोफेशन में जुड़ती हूँ, कल को और आगे जाती हूँ, कुछ करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पैसा कमाने के लिए एक सही साधन हमारे पास होना चाहिए। तो जब अगर मैंने एक स्कूल में जॉब की है तो प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता। टीचिंग एक नोबल जॉब कहा जाता है। टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज़ अ नोबल जॉब, कि मैं वहाँ बच्चों की भलाई के लिए सारे कार्य करूँ। ये मेरा अपना मानना है। इसके बाद स्कूल के भी कुछ नियम होंगे जो कि मेरे ऊपर लगाए जाएंगे, और जब मैं उन नियमों को पूरा करूँगी तभी मुझे जा कर के एक सैलरी मिलेगी, और उस सैलरी से फिर हम अपनी सुख सुविधा का सामान खरीदेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अपना और आपका एग्जाम्पल मैं हमेशा इसलिए देती हूँ कि वो चीज़ें ईजी होती हैं समझने के लिए। अब इसे आप खुद से भी समझ लीजिए कि अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप एक PO बनना चाहते हैं, एक GO बनना चाहते हैं, जो भी बनना, GO मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप तभी उन लग्जरीज को अफोर्ड कर पाएंगे, है ना? क्योंकि हम चोरी और डाका तो कहीं डालेंगे नहीं। और ऑफकोर्स जो हमारे जीवन मूल्य हैं वो हमको सही तरीके से काम करने की ओर अग्रसर करते हैं। तो यही काम G8 वाले देश के लोगों ने भी किया। कि G8 के लोगों ने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर ये किया
कि जो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा दूं कि वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो विकसित देश थे और उन्नतिशील देश थे या उन्नत देश थे, उन्नतिशील तो हम लोग हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज, उन्नतिशील मतलब जो अभी उन्नति कर रहे हैं, और उन्नत देश मतलब या उन्नति प्राप्त देश मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया, एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो विकसित उन्नत देश हैं उनके उन्नति के पीछे, उनकी समृद्धि या तरक्की के पीछे कोई बहुत बड़े बड़े कारण या रहस्य नहीं छिपे हैं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य या आधार क्या है, वो केवल इतना सा है कि जिन भी समृद्धिशाली देशों का नाम G8 के नाम से जाना जाता है या उनको पहचाना और बुलाया जाता है, वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने अपने अनेक पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को दृढ़ बनाया अपने अंदर कि उनको अनेक प्रकार से, अनेक तरह से कार्य करना है, कठोर परिश्रम करना है, और उन्होंने सदैव ही अपने आप को मजबूत, उन्नत, समृद्ध और सर्वसंपन्न देशों में ही अपना नाम लिखाना चाहा। तो जब भी हम अपना नाम उन्नतिशील या उन्नत, क्योंकि उन्नतिशील तो हम लोग हैं कि जो उन्नति की ओर लगातार अग्रसर हैं, तो जब भी हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहेंगे, उन्नत बनाना चाहेंगे, समृद्ध बनाना चाहेंगे और सर्वसंपन्न बनाना चाहेंगे, तो हमको क्या करना होगा, हमको उसी हिसाब से, इसी दृढ़ विश्वास के साथ, सच्चाई से अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करना होगा। किसके अनुरूप? अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं के। आकांक्षाएं और इच्छाएं क्या हैं? अपने आप को एक उन्नत देश का नागरिक बनाना। और उसके लिए जो हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उसमें हमको क्या करना होगा? बट ऑब्वियस है कि हमको जीवन के साथ साथ अपने शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करना होगा, लगन लगानी होगी, उन्नति करनी होगी, मेहनत करनी होगी, और जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस में हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना होगा। हम तभी एक उन्नत देश के नागरिक बन पाएंगे। तो आपको समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कहने का उनका मतलब ये है कि G8 की कंट्रीज ने जब ये सोचा कि हम एक समृद्धिशाली और उन्नत देश के नागरिक बनेंगे, तो उन्होंने अपने जीवन में कठोर परिश्रम को, लगन को, शिक्षा को, नीति को, उन्नति को, इन सारे शब्दों को जोड़ा और इसके अनुसार वो समृद्ध देश होते गए। और वहाँ के लोगों ने अपने देश को विकसित, समृद्ध G8 की पहचान का देश बना लिया। G8, आपके मन में ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किन देशों को G8 के नाम से जाना जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे, इसका उत्तर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ जो लिखा होगा पैराग्राफ उसके हिसाब से देना है। तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा कि विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है कि विकसित देशों के लोगों ने क्या विश्वास पुख्ता किया, इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने ये विश्वास पुख्ता किया कि उन्हें मजबूत और समृद्ध देश का नागरिक बनना है और मजबूत और समृद्ध जीवन बिताना है। फिर वो ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन बता रही हूँ कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे क्या रहस्य है। तो आप बताएंगे कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे ये रहस्य है कि जो उनकी सच्चाई है वही उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई, अर्थात उन्होंने अपने विश्वास और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीना शुरू किया कि हमको एक उन्नत देश का नागरिक बनना है, और यही उनकी समृद्धि के पीछे रहस्य है। ठीक है। तो मैं अभी आपको ये 2 पैराग्राफ्स ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रिटन वर्क मैं साथ में भेज रही हूँ आपको। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, जिन बच्चों ने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं और जिन बच्चों ने, क्योंकि कॉपीज़ काफ़ी कम आई हैं मेरे पास 12B1, 12B2, 12th आर्ट्स और 12th कॉमर्स की, तो आपको अगर नहीं था ऐसा मालूम कि कॉपीज़ चेक होंगी, आपने सीरियसली नहीं लिया था, तो मैं इसीलिए आज एक ही वीडियो भेज रही हूँ। इस वीक मैं आपको एक वीडियो ही भेजूंगी, इस मतलब ये फ्राइडे को और ट्यूसडे को, इसलिए ताकि आप अपना काम पूरा कर लें और जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है वहाँ तक आप काम करके और अपनी कॉपीज सबमिट करें और उसको जो है अपना करेक्शन कॉपीज़ का करवा लें, क्योंकि आगे क्या बोर्ड नियम देगा, आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको किसी भी तरह का रिस्क किसी भी सब्जेक्ट में बेटा
नहीं लेना चाहिए। और आपसे मैंने कहा था कि आप इस चैप्टर को, हम और हमारा आदर्श या तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं पता आपने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए भी मैं इस चैप्टर को अभी यहीं पे छोड़ रही हूँ 2 पैराग्राफ पढ़ा के। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको फिर से इस चैप्टर को आगे बताऊंगी, इसलिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपको 2 दिन का समय मैं और दे रही हूँ, 2-3 दिन का। अब इसके बाद आपको मैं ट्यूसडे को वीडियो भेजूंगी और ट्यूसडे तक आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, ताकि ट्यूसडे को मैं जो वीडियोज़ आपको भेजूँ वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो भी कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स हो उसको आप पूछ लीजिए, रिगार्डिंग कॉपीज़ या रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मतलब ये वीडियोस और रिगार्डिंग कॉपीज़ आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज करिए अपने नाम और क्लास के साथ, ताकि मैं जान सकूं कि कौन सा बच्चा मैसेज कर रहा है और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो PDF मैं आपको भेजूँगी आज, उसको आप प्लीज़ सेव कर लीजिएगा। और सेव करने के बाद, मैं सेव इसलिए कर लीजिएगा कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम लोगों के फ़ोन में मेमोरी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस बनते रहते हैं और PDFs भी काफ़ी भेजते हैं, दूसरे क्लासेस के भी रहते हैं। वो बच्चे ज़रूर सेव कर लें जिन बच्चों की कॉपीज़ जमा है, ठीक है। जब आपको बताया जाएगा तो आपको कॉपीज़ वापस मिलेंगी, तब आप लिख लीजिए। और जिन बच्चों के पास कॉपीज़ हैं, उन्होंने अभी तक नहीं सबमिट की हैं, वो इस लेक्चर को तक भी उसमें लिख करके अपनी कॉपीज़ हिंदी 1 और हिंदी 2 दोनों की जमा कर दीजिएगा। अब उसमें ना कोई आलस करिए और ना कोई कोताही करिए। एक तरह से जो आपने जिस तरह से काम किया है वो भी इस वीडियो में, मतलब इस चैप्टर में वो आ जाता है कि आप अपने काम को जो आप कर रहे हैं उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करिए, तभी आप उन्नतिशील देश को उन्नत देश बना पाएंगे। आज के लिए मैं आपको यही मैसेज दे रही हूँ कि आप अभी से कठोर परिश्रम और लगन और मेहनत की आदत डालिए, ताकि आपका देश भी उन्नतिशील देश से उन्नत बने और आपकी भी साथ साथ में उन्नति, ठीक है। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। गॉड ब्लेस यू।